मांगो, महिलाओं के सम्मान में। हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। एक पुराना गाना है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बदकही चौक। इस गाने के शुरुआती बोल में यदि पर्दा शब्द को हटाकर बुर्का लिख दिया जाए और वर्तमान की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से तुलना की जाए तो बुर्का हटाने या बुर्का हटने का परिणाम सियासी घमासान या फिर दरिंदगी भरी खौफनाक मौत होगी। जी हां, दो घटनाएं हैं। एक तो वो जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का अपने हाथ से हिजाब हटा देना, और दूसरा यूपी की शामली में एक हैवान बने शौहर का अपनी बेगम और दो बेटियों का सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना क्योंकि वो घर से बुर्का पहनकर बाहर नहीं निकलती थी। पहले बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार के कृत्य की। सचमुच नीतीश कुमार का एक महिला के चेहरे से बिना उसकी अनुमति के हिजाब हटा देना गलत है और उनको अपनी इस भूल के लिए उस महिला से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि भले ही उनका इंटेंशन गलत ना रहा हो, लेकिन उनके द्वारा किया गया ये कृत्य एक पुरुष के द्वारा किसी महिला से किए जाने वाले नैतिक व्यवहार के पैमाने में कहीं भी फिट नहीं बैठता। सीएम चाहते तो महिला से बुर्का हटाने को भी कह सकते थे और तब शायद उनके इस कहने पर वो महिला डॉक्टर एक सीएम के आग्रह का सम्मान करते हुए अपने हिजाब को खुद हटा सकती थी, लेकिन बिना महिला की अनुमति के उसके हिजाब को हटाना हर तरह से गलत ही माना जाएगा। अगर वो किसी हिंदू महिला के घूंघट को इस तरह से उठाते तो वो भी गलत ही माना जाता। लेकिन इसी बीच कहानी आती है शामली की, जहां एक फारूक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बेटियों को बड़े ही नृशंस तरीके से मौत के घाट उतार देता है और उनकी लाशों को सेप्टिक टैंक में छिपा देता है। जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो फारूक की इस हैवानियत की असल वजह सामने आई। वजह थी बुर्का। जांच में पता चला कि फारूक की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां बुर्का पहनने का विरोध करती थीं, यानी कि घर से बाहर निकलते समय उनको बुर्का या किसी प्रकार के पर्दे से ऐतराज था। यहाँ तक कि फारूक की पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ एक बार बिना बुर्का पहनकर मायके चली गई थी। इसी से नाराज फारूक ने अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियां 6 व 14 साल की मासूम बेटियों की दर्दनाक हत्या कर दी। ये दोनों ही घटनाएं सुनने में अलग अलग जरूर नजर आती हैं, लेकिन दोनों घटनाओं में एक बात जो कॉमन है वो है एक महिला की चॉइस। हालांकि मुस्लिम महिलाओं के साथ हुई इस तरह की घटना कोई नई नहीं है। इतिहास ऐसी न जाने कितनी घटनाओं से भरा पड़ा है। 1985 की वो घटना तो आपको जरूर याद होगी। 1985 में हुआ था शाहबानो प्रकरण। ये भारत के संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक इतिहास के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। ये मामला मुस्लिम महिला के अधिकार, धर्म बनाम संविधान और राजनीतिक हस्तक्षेप के सवालों का प्रतीक बन गया। शाहबानो बेगम मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। उनकी शादी मोहम्मद अहमद खान नाम के एक वकील से हुई थी। लगभग 43 साल की शादी के बाद साल 1978 में उनके पति ने उन्हें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। उस समय शाहबानो की उम्र करीब 62 साल थी। उनके 5 बच्चे थे और उनके पास आय का कोई भी साधन नहीं था। शाहबानो ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अदालत में याचिका दायर की। और इस घटना में आगे की कहानी बताएं उससे पहले ये समझ लें कि आखिरकार सीआरपीसी की धारा 125 क्या होती है। दरअसल इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पूर्व पत्नी, बच्चों या माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो अदालत उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है, और इसके तहत यह कानून धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों पर लागू भी होता है। शाहबानो बेगम के पति मोहम्मद अहमद खान ने अदालत में दलील दी कि उसने तलाक के समय ही मेहर की राशि दे दी थी और इस्लामी कानून के अनुसार इद्दत की अवधि यानी लगभग 3 महीने तक ही पति की जिम्मेदारी महिला के भरण पोषण की होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सीआरपीसी 125 धारा के अनुसार ये कानून सभी पर लागू होता है, वो चाहे किसी भी
धर्म का ही क्यों न हो। ऐसे में मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और मेहर की राशि गुजारा भत्ता का विकल्प नहीं हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो बेगम के पक्ष में फैसला दिया और मोहम्मद अहमद खान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन इस घटना में एक नया मोड़ तब आ गया जब 1986 में सरकार ने कानून बदल दिया। राजीव गांधी की सरकार ने एक नया कानून बनाया, मुस्लिम वुमेन यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस कानून में कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण मिलेगा। इसके बाद उसकी जिम्मेदारी रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड की होगी। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को व्यवहारिक रूप से राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया। लेकिन इसका असर उस महिला पर क्या पड़ा होगा, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। उस महिला को न्याय मिलने के बाद भी उससे न्याय छीन लिया गया और राजनीति के आगे न्याय को भी झुकना पड़ गया। हालांकि ये घटना कोई नई नहीं है, ऐसी और भी तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा और राजनीति का शिकार होना पड़ा। ठीक इसी तरह से साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद कई मुस्लिम महिलाओं ने यौन हिंसा और अपमान के आरोप लगाए हैं। कुछ मामलों में तो तत्कालीन सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा पीड़िताओं पर ही सवाल उठाए गए हैं। साल 2014 में बीजेपी नेता इमरान खान का दिया गया बयान भी इसी श्रेणी में आ जाता है। बीजेपी नेता इमरान खान ने एक चुनावी रैली में कहा, अगर हमारी सरकार आई तो मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा। और यह बयान कहीं ना कहीं सीधे महिलाओं की चॉइस पर हमला था। हालांकि भारी विरोध के बाद पार्टी को इसमें सफाई देनी पड़ी थी। ऐसे में सवाल यह है कि फैसला कौन करेगा? सत्ता करेगी, समाज करेगा या महिला खुद करेगी? कभी हिजाब खींच लिया जाता है, कभी बुर्का ओढ़ने पर मजबूर किया जाता है और कभी कानून बनाकर एक औरत से उसका हक छीन लिया जाता है। शाहबानों से लेकर शामली तक गलती की सजा हमेशा औरतों को ही क्यों मिलती है? दरअसल समस्या बुर्के, हिजाब या घूंघट की नहीं है, समस्या एक महिला की चॉइस को न मानने की है। जब राजनीति धर्म के नाम पर दखल देती है तो संविधान पीछे छूट जाता है और इंसानियत हार जाती है। आज जरूरत पर्दा हटाने की नहीं है, जरूरत उस सोच पर पर्दा उठाने की है जो औरत को कभी सम्मान का प्रतीक बनाती है और कभी सियासत का हथियार बना देती है। आपकी इस वीडियो के बारे में, इस स्टोरी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बदकही चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.